हेलो दोस्तों, मैं देव जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वांटम संख्या पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे कि क्वांटम संख्या से जो क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, आप कैसे बनाएंगे उसको। कल हम लोग इसकी पिछली वीडियो में जो मैंने क्वांटम संख्या पर कराया था उसमें क्वांटम संख्या का डेफिनेशन क्या है और क्वांटम संख्या के प्रकारों को हम लोग बहुत अच्छे से देख लिए थे। एक बार और अगर रिवाइज कराऊं तो क्वांटम संख्या क्या है, तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, कक्षकों का आकार, इन सभी को जानने के लिए हमें 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है, क्वांटम संख्या। साथ ही हम लोग ये भी देखे थे कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला जो था वो मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर में जो था वो क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या। थर्ड नंबर में चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। और चौथा नंबर जो था वो चक्रण क्वांटम संख्या था, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। आप याद रखेंगे कि जो कोष है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, के, एल, एम, एन। हमारे पास कितने प्रकार के कोष होते हैं? 4 प्रकार के, के, एल, एम, एन। ये कोष है। उपकोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। याद रखेंगे कि जो के कोष होता है, के कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। और एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। और एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इसी प्रकार एस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, पी उपकोष में 6, डी में 10 और एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। सबसे पहले मैं बताया था कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है कि यह इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी को, अर्थात आमाप को प्रदर्शित करता था। यह इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से औसत दूरी को प्रदर्शित करता था। कौन? मुख्य क्वांटम संख्या। और आपका मुख्य क्वांटम संख्या को n से डिनोट किया जाता था। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी धन पूर्णांक संख्या हो सकती है। 0 नहीं रहेगा, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या अगर वो एक बार भी राउंड किया तो यहां पर n इक्वल टू कितना हो जाता है? 1। इसीलिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी 0 नहीं होगा। इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेगेटिव नहीं होंगे। मैंने कहा कि 0 के अतिरिक्त कोई भी धन पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड था वो हम लोगों को क्या था? द्विगंशी क्वांटम संख्या था। द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है, सब मैंने करा दिया है पिछले वीडियो में, उसको आप जरूर देखें। जिन दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखे उसको जरूर देखें, क्योंकि मैं उसी के बेस पर आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करा रहा हूं। इसके बाद एल इज इक्वल टू, द्विगंशी क्वांटम संख्या को एल से डिनोट किया जाता है। और यह जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या, यह मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? मुख्य क्वांटम संख्या पर। और द्विगंशी क्वांटम संख्या एल का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने कल कराया था, आज भी बता रहा हूं, एल बराबर 0 से n माइनस 1। कहने का मतलब यह है कि आपको अगर द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान चाहिए तो आपको मुख्य क्वांटम संख्या के मान पता होने चाहिए। यदि आपके पास मुख्य क्वांटम संख्या का मान रहेगा तो आप बड़ी आसानी से द्विगंशी क्वांटम संख्या l के मान को आसानी से निकाला जा सकता है। 0 से n माइनस 1, n की वैल्यू जितनी भी होगी वह 0 सहित होगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो 0 से 1 होगा। यदि n की वैल्यू 2 होगी तो 0 से 2 माइनस 1, मतलब यहां पर यदि मान लीजिए यदि n इज इक्वल टू कितना है? 2 है, तो आप यदि द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे तो l इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1, मतलब 0 से
n की वैल्यू हमारे पास अभी कितना है 2 है, तो यहाँ n की जगह पर लिखेंगे 2, 2 माइनस 1, तो 0 से कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, मतलब हम लोग का क्या आ गया 0 और कितना आ गया 1। तो जब n की वैल्यू 2 है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमारे पास है, तब हम लोग बड़े ही आसानी से द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान निकाल लिए 0 और 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद जो चुंबकीय क्वांटम संख्या थर्ड नंबर जो आता है, थर्ड नंबर जो होता है हम लोग का वो कौन सा क्वांटम संख्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको m से डिनोट किया जाता है। और यह जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है यह द्विगंशी क्वांटम संख्या l पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर L पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर हम लोगों को m की वैल्यू निकालने के लिए, m की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड रहना पड़ता है, अर्थात L की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जब आपके पास L की वैल्यू रहेगा तब आप बड़े ही आसानी से m की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे कि m -L से 0 सहित प्लस L तक। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए, -L से 0 सहित प्लस L तक। कल भी इसको मैंने कल भी करा दिया था कि यहां पर यदि n बराबर मान लीजिए 2 है, n = 2 है, तो n क्या हो जाएगा 0 और 1 आता है। ऐसी स्थिति में m की वैल्यू क्या हो जाएंगे, अगर आप 1 को लेकर चले तो ये जो L पॉजिटिव है, अभी धनात्मक है, इसीलिए L की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर मैं पुटअप करूं 1 को, तो -L से 0 सहित प्लस L तक, इसका मतलब है कि -1 0 और क्या हो जाएगा +1। एक इसकी वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद जो चक्रण क्वांटम संख्या होता है ना, चक्रण क्वांटम संख्या जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, उसे के स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है। उसके सिर्फ 2 ही मान संभव होते हैं, एक +1/2 और दूसरा होता है -1/2। यदि इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है वह क्लॉकवाइज में होता है तो उसके लिए मान जो होता है वो +1/2 होता है, और यदि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज में होता है, अर्थात वामावर्त दिशा में होगा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा को वामावर्त दिशा हिंदी में और इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है, और घड़ी की सुई की दिशा को इंग्लिश में क्लॉकवाइज और हिंदी में दक्षिणावर्त कहा जाता है। और उस कंडीशन में इसकी वैल्यू +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज की स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है। अब कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन +1/2 में चल रहा है या -1/2 में, क्लॉक में चल रहा है या एंटी क्लॉक में, अभी मैं जब इसको कक्षकों में कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बताऊंगा कि किसे क्लॉकवाइज कहेंगे और किसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। ठीक है, तो इतना ये जो कल का था। इसके बाद आज हम लोग उस पर संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसको कर ले। अब देखें, मान लीजिए जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाता है। ठीक है, पूछा गया है कि क्वेश्चन है 3p6 के चारों क्वांटम संख्या या 3p6 इलेक्ट्रॉन की चारों इलेक्ट्रॉन 3p6 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे कि 3p6 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए पूछा गया है। यहां पर सबसे पहले आपको जानना है, इसके पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं, यदि n 0 है तो यह s कोष में जाएगा, यदि n 1 है
तो P उपकोष में जाएगा, यदि n इज इक्वल टू 2 है तो D उपकोष में जाएगा, और यदि n इज इक्वल टू 3 है तो वह F उपकोष में जाएगा। रट ले, दिमाग में रख ले अच्छे से। यदि n इज इक्वल टू 0 हो तो वह F उपकोष में जाता है, l इज इक्वल टू 1 हो तो P उपकोष में जाता है, l इज इक्वल टू 2 हो तो D उपकोष में जाता है, और यदि l की वैल्यू 3 है तो वह F उपकोष में एंटर करेगा। ओके, इतना क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पर अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिखाई दे कि 3p6 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब यह है कि इसमें हम लोगों को मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विगंशी क्वांटम संख्या n, चुंबकीय क्वांटम संख्या m और जकरण क्वांटम संख्या s सभी की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर मेरे को यही सामने में 3 दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब यह है कि एक n की वैल्यू है। मुख्य क्वांटम संख्या जो सामने में दिखाई दिया वो किसकी वैल्यू होगी? मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ n इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। अब हम लोगों को n की वैल्यू मिल गया, n इज इक्वल टू 3 हो गया। तो अब n निकालेंगे तो n बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 0 से n-1 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 0 से n की वैल्यू कितनी है? 3-1, मतलब आ जाएगा 0 से लेकर 2 है। कहने का मतलब n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n इज इक्वल टू 0, 1 और क्या आ गया? 2 आ गया। अब इतना वैल्यू हम लोगों को n का मिल गया, 0, 1, 2। अब देखेंगे m की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो m की वैल्यू निकालेंगे जब ना, तो एक दो तीन कंडीशन में निकलेगा। देखना, जब n इज इक्वल टू 0 तब m इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कैसे 0 आ जाएगा? क्योंकि m इज इक्वल टू होता है, चूंकि m इज इक्वल टू -l 0 और क्या होता है? +l होता है। तो इस कंडीशन में आप यदि पूरे 0 ही वैल्यू है तो पूरा वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि n इज इक्वल टू 1 हो तब आपका क्या हो जाएगा कि n इज इक्वल टू, आप फॉलो करेंगे -l 0 to +l होता है फॉर्मूला। तो आप l की वैल्यू 1 है मतलब -l में जाएंगे, मतलब उतना ही माइनस में करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा। -1 से बड़ा कौन होता है? 0 होता है, और 0 के बाद कहाँ जाना है? +1 में जाना है। इसके बाद आपका h2 जो होता है, यहां से देखेंगे तो जब n इज इक्वल टू 2 होगा, जब l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तब m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका वही फॉर्मूला लगेगा, -l 0 +l। तो -l मतलब ये जो होगा, ये 2 जो होगा वो -2 में चला जाएगा। तो -2 और -2 के बाद उससे बड़ा कौन होता है? -1। डायरेक्ट छलांग नहीं लगा देना ना, -2 के बाद 0 फिर +2, ऐसा नहीं लिखना है। -2 के बाद कौन होता है? -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद कौन आता है? +1 आता है, और इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं +2। अच्छा, कौन कौन वैल्यू होते हैं उसके लिए तो ये फॉर्मूला होता है, -l 0 +l होता है ये फॉर्मूला। लेकिन कितने वैल्यू होंगे इसके लिए m इज इक्वल टू होता है 2l + 1। याद आप रखेंगे कि यहाँ पर m के कितने वैल्यू होंगे, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर l इज इक्वल टू 2 की कंडीशन में अगर m बराबर रखें तो 2 × 2 + 1 मतलब 4 + 1 बराबर कितने होंगे? 5। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। जब आप l की वैल्यू 2 रखेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको m के कितने वैल्यू प्राप्त होंगे? 5 वैल्यू प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर आप l की वैल्यू कितना रखते हैं, a वाले को अप्लाई करते हैं, तो आपका m इज इक्वल टू 2 × 1 + 1। कहने का मतलब 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू 3। मतलब हम लोगों के यहाँ पर कितने वैल्यू प्राप्त होंगे? 3। कौन कौन? 1, 2, 3। ठीक है, तो ये वैल्यू प्राप्त होंगे, इतना आप जान गए। अब यहाँ पर n की वैल्यू निकल गई, l की भी, m की भी, लेकिन s की वैल्यू क्या होगी? इसीलिए आप याद रखेंगे
कि चूंकि ये P में है यहाँ से, और P में कितने कक्षक होते हैं? 3, है ना, क्योंकि P में मैक्सिमम किसी भी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2, एक क्लॉकवाइज और दूसरा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज एक दक्षिणावर्त और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में भरे जा सकते हैं। यहाँ पर P जो है वो फुल फिलअप है, P में 3 कक्षक बनते हैं और एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो यहाँ पे 6 भर दो, 1 2 3 4 5 6। अगर आप देखें तो इसका नाम हो जाएगा px py pz। ठीक है, px py pz -1 0 और क्या हो जाएगा? +1। अब यहां पर देखें आप तो इस छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए अगर A ऐसा रहा तो याद रखेंगे इसके लिए इसको कहा जाता है क्लॉकवाइज, और ऐसी स्थिति में S की वैल्यू +1/2 होता है। और अगर कहीं भी ऐसा या ऐसा है मतलब वह एंटी क्लॉकवाइज में है, और ऐसी स्थिति में S की वैल्यू -1/2 होती है, मतलब -1/2। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए S की जो वैल्यू होगी S -1 क्या होगा? तो -1 क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर वैल्यू कौन से अप्लाई करेंगे? ए वाले को अप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 कक्षक आ रहे हैं, मतलब इस वाले को अप्लाई किया तो यहाँ पर ए वाले को अप्लाई कीजिए तो आपको L की भी वैल्यू मिल जाएगी, और इससे S की वैल्यू कौन सी आ रही? क्योंकि ये एंटी लास्ट में क्लॉक 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 1 2 3, चौथा भी एंटी क्लॉक, पांचवा भी एंटी क्लॉक, छठवां भी कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए S की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? -1/2 प्राप्त होगी। ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप देख लें अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले लें, और मैं अब दूसरा बताने जा रहा हूं। इसके बाद यहां से देखेंगे, मिटा दो इसको। ओके, अब मान लीजिए अगर यहां पर दिया है यदि n = 4 हो तो शेष क्वांटम संख्या के मान ज्ञात कीजिए। नहीं, ऐसे शेष नहीं निकाले तो L व M के मान ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए ऐसा पूछा गया है, n = 4 हो तो L व M की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बड़े ही आसानी से निकाला जा सकता है। यहां n = कितना दिया है? 4 दिया है, तो आप यहां से निकालेंगे तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? तो यहां पर आपकी L की वैल्यू हो जाएगी, क्या होता है फॉर्मूला? 0 से n-1 होता है, मतलब 0 से 4 - 1 मतलब कितना हो जाएगा? 0 से 3 तक, मतलब 0 1 2 3। ये L की वैल्यू आ गई आपकी, और n और L का निकाल लिए, और M की वैल्यू निकालेंगे तो M की वैल्यू अगर इस 3 के लिए निकालें तो यहाँ पर M की वैल्यू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? -L से 0 सहित कहाँ +L तक होगा, मतलब आपका -3 -2 -1 0 +1 और आपका क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू किसकी होगी? M की। और यहाँ पर S की वैल्यू को नहीं निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि वह क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में है। इसके पता नहीं हो पाने के कारण यहाँ पर S की वैल्यू को फाइंड नहीं किया जा सकता। आप हमेशा याद रखेंगे, अगर सिंपल ऐसा दिया रहेगा तो वहां पर S की वैल्यू को फाइंड कभी भी नहीं किया जा सकता। और अगर किसी भी कोष के साथ दिया S P D के साथ अगर किसी के भी साथ में दिया रहेगा ना, तो ऐसी स्थिति में आप बड़े ही आसानी से उसके मान को निकाल सकते हैं। ठीक है,
इतना आप क्लियर करके रखेंगे। और अगर मैं बोलूं जैसे यहां पर 3s1 रहेगा, 3s1 के चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया है कि 3s1 के चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन। अब आपको क्या दिख गया, वैल्यू n की वैल्यू कितनी है, तो यहां n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, n इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब l इज इक्वल टू निकालेंगे तो देखो n इज इक्वल टू 3, s उपकोष के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, मैंने कहा था s उपकोष के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, p उपकोष के लिए l की वैल्यू 1 और d के लिए l की वैल्यू 2 और f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 3। तो यहां पर यदि देखें n इज इक्वल टू 3 है तो s उपकोष के लिए l इज इक्वल टू 0, इसलिए m इज इक्वल टू भी क्या है 0 और s इज इक्वल टू कि s है और s में तो केवल एक ही होता है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है प्लस, इसलिए एक क्लॉकवाइज में है तो आपका प्लस 1/2। यहाँ n इज इक्वल टू 3 तो l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू कितना आएगा 0 और s इज इक्वल टू प्लस 1/2। ठीक है, इतना हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर बता दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।